आप हैं इस समय खबर फॉर इंडिया पर। खबर फॉर इंडिया अपने पाठकों की बातों को प्राथमिकता से रखता है और कई पाठकों ने हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर के जेलर सत्य प्रकाश सिंह का साक्षात्कार करने को कहा और लगभग 50 से 60 सवालों की लिस्ट दी है। तो आज हम उनके साथ हैं और आपके सारे सवाल हम पूछेंगे और साथ में आपको ये बता दें, अगर कोई और भी सवाल रह जाता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, हम उनसे अगली बार भी पूछ सकते हैं। जेलर साहब नमस्कार। हमारे प्रोग्राम में खबर फॉर इंडिया ने छोटे मोटे कुछ जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं अच्छे कार्यों को, सकारात्मक कार्यों को दुनिया के सामने रखा। छोटे हिस्से थे लेकिन उनके माध्यम से हमें करीब 50 से ज्यादा सवाल मुझे मिले हैं। कुछ में जेल प्रशासन से शिकायत है, कुछ उसकी सराहना कर रहे हैं, तो इनसे जुड़े हमारे सवाल होंगे। तो आप तैयार हैं आज? सबसे पहले कुछ लोग आपके बारे में जानना चाहें कि जेलर जैसे कि फिल्मों में देखते हैं जोते के आवाज इतने होते रहते हैं कि कैदी पीछे हट जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं कि यार कैदी बात नहीं कर सकता, जेलर आगे भागो, जेलर आगे भागो। तो मैं यही सवाल है कि जेलर और सत्य प्रकाश सिंह, इन दोनों में आप प्राथमिकता किसको देते हैं, जेलर को या फिर सत्य प्रकाश सिंह को? वैसे जेलर के बारे में कई अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो जेलर आसानी जेलर था सूर्य का। अगर आप अवधारणा को बनाना चाहेंगे तो जिसको देखकर ही लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जेलर सूट बूट वाले और मिस्टर रैंड की जगह पर अगर आप असरानी को देखें तो बेहतर होगा। वास्तव में जेलर का रोल भी वही है, लोगों को खुश करना, अनुशासित करना, परंतु दंडित नहीं करना, किसी को प्रताड़ित नहीं करना। मतलब कहने का मतलब ये साफ है, कोई जैसे कि गलत आ गया, मतलब गलत मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं किसी जज नहीं कर सकता। सपोज कीजिए कोई आदमी आ गया तो आप उसको अनुशासित कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर आता है तो पहले तो जेल जैसी विराट संस्था में नाम आने के बाद ही नाम ऐसा होता है कि वो स्वयं को आधा अनुशासन कर देता है। शेष चीजें, हमारे व्यवहार, हमारी गाइडलाइंस, इन चीजों से उन पर अनुशासन का फर्क पड़ता है। हम लोग समझाते हैं, हम लोगों के प्रभाव में हम लोगों के साथ रहकर वो स्वयं अनुशासित हो जाते हैं और अनुशासन ही नहीं, वो हमारे साथ परिवार के सदस्य हो जाते हैं और जब परिवार के सदस्य हो जाते हैं तो वो हमारा सहयोग भी करते हैं। एक आम आदमी जैसे जो शख्स जो ऐसा समझता है कि जेल में अपराधी रहते हैं या कोई गलत करता है तो उसको जेल में डाला जाता है, उसके नजर में जेल की एक गलत छवि होती है कि अपराधी जो है उसको जेल में सजा दिया जाता है। जेल में सजा क्या है? जो भी चीजें हैं आराम से आदमी रहता होगा, जो भी मतलब बातें होती हैं। यहाँ पे मेरा सवाल सिर्फ ये है, जेल को आप किस नजरिए से देखते हैं? जो एक समाज देखता है कि वहाँ पे अपराधी रहते हैं और जेलर जो है उसको वहाँ का मालिक मानते हैं कि जेलर जो है कुछ भी कर सकता है। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है लोगों का कि आप एक जेलर की हैसियत से लोगों की जिंदगी को बनाने का कितना प्रयास करते हैं और अगर कोई उसके बाद भी नहीं मानता है तो फिर आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जेल में आने का कारण कई होते हैं। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, विकृतियां, क्षणिक आवेश, और मैं तो कहता हूं कि 5 चीज सबसे प्रमुख कारण है। रामचरितमानस में ही लिखा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ये 5 भाव में से कोई भी भाव अगर शरीर के अंदर जब बढ़ता है तो इन कारणों से लोग नरक में जाते हैं। कलयुग में एक नरक जो है जेल बनाया गया है, जेल नाम की संस्था को बनाया गया, अस्पताल भी है लेकिन वो जेल मुक्ति संस्था है। तो इन 5 कारणों से कहीं न कहीं इन 5 कारणों के बढ़ने पर आदमी जेल में चला आता है। इसमें और भी चीजें होती हैं, संगत भी होता है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन जेल में आने पर हम उन्हें वैसा ही मानते हैं कि यह आम आदमी है, किन्हीं कारणों से जेल में आया है और ये स्वचिंतन करके
अच्छे कार्यों में लग के, अच्छी संगत में पढ़ के और बेहतर मनुष्य बनकर यहाँ से बाहर निकले, ये हमारा प्रयास रहता है। जिला साहब, एक बात है, हमने ऐसा देखा है अधिकांश कि आपने जेल की बात कह दी कि आपकी नजर में हर कैदी बराबर है, आप हर कैदी को सुधरने का मौका देते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है बाहर की दुनिया में, हालांकि आपके मतलब का नहीं है, आपसे जुड़ा सवाल नहीं है, किन्हीं कारणों से अगर मान लो कोई शख्स जो वाकई में कानून की दृष्टि से भी, समाज की भी दृष्टि से, अगर ऐसा कोई कैदी यहाँ पे आ जाता है विभिन्न परिस्थितियों में, उसने वैसा कोई दोष नहीं किया हो, कानून की नजर में सारे सबूत हैं, उसने दोष नहीं किया है, वो निर्दोष है, ऐसे कैदी को न्याय दिलाने के लिए हमारा जेल प्रशासन, खास करके गौतम बुद्ध नगर का जेल प्रशासन क्या करता है? देखिए, न्याय व्यवस्था में हमारा कोई योगदान नहीं है, हम सिर्फ कस्टोडियन होते हैं। किसी भी विचाराधीन बंदी के रूप में अथवा निर्दोष बंदी के रूप में कोर्ट भेजती है, उसे हम रखते हैं, खाना खिलाते हैं, सोने की व्यवस्था देते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था देते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे इसका ये करते हैं, मानसिक अवसाद में ना जाए इस बात का प्रयास करते हैं, और सुधारने के लिए जो बेहतर चीजें हो सकती हैं, धार्मिक पुस्तकें, पुस्तकालय, टीवी, इन सब चीजों को उपलब्ध कराते हैं। परंतु गरीब बंदियों के लिए यहाँ एक लीगल सेल है। लीगल सेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता नामित है। उस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनको अधिवक्ता और विधिक सलाह भी उपलब्ध करा देते हैं। इतना हमारा रोल रहता है। बाकी कौन क्या काम किया है, न तो हमारे पास फाइल होती है, न कोई चीज होती है, मतलब उन चीजों से हमारी अधिकार क्षेत्र से वो बाहर की चीज है। हमारे लिए तो वो एक बंदी है और मुझे उसे प्रॉपरली उसको संरक्षण करना है, रखना है, ये हमारा रोल है। जिला साहब, एक बात ये बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी कैदी को या जो शख्स जेल आया है, यहाँ की दुनिया अलग होती है, अनुशासन का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व होता है, और एक जो बाहर घूमता जो आदमी रहता है उसको अनुशासन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। फिर भी ऐसा हो जाता है कि जो कुछ कैदी रहते हैं, जैसे कि वो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कभी जेल नहीं आया रहता है, वो अचानक आता है तो अचानक से अवसादग्रस्त होने लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि अपना जेल प्रशासन, जिला कारागार नोएडा, कैदियों को अवसाद रहित रहने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, क्या क्या करता है? देखिए, जेल में आने के बाद सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि आपको जेल में भेजने का अभिप्राय कतई बदला लिया जाना नहीं है, बल्कि चिंतन करना और एक अच्छे रूप में आपको यहाँ से बाहर निकालना है। यह भी दिलासा दिया जाता है कि जेल में कोई परमानेंट नहीं रहता है, हर किसी के निकलने का एक समय होता है और हर कोई बाहर निकलता है। कुछ समय के लिए आप यहाँ पर हैं और जब तक यहाँ है तो बेहतर होकर निकले। इसके लिए हम लोग जेल में कई कार्यक्रम चलाते रहते हैं, कई कैंप चलाते रहते हैं। जेल में योगा भी होता है, मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन होता है। इसके अलावा जेल में पुस्तकालय मौजूद है। जेल में कौशल विकास का कार्य चल रहा है, जिसमें कि लेडी भी बन रही है, रेडीमेड गारमेंट्स बन रहे हैं, मास्क बन रहे हैं, पेंटिंग का काम हो रहा है, म्यूजिक सिखाया जाता है, जेल में गाना सिखाया जाता है, मूर्ति कला का प्रशिक्षण दिया जाता है, फर्नीचर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हर बैरक में टीवी लगी है जिससे कि वो अवसादग्रस्त ना हो। टीवी पर हमेशा कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके अलावा एनजीओ के माध्यम से प्रवचन, भजन, कई सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। पिछले सप्ताह ही खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई। जेल में खेलकूद की भी व्यवस्था है। जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि बंदी किसी न किसी कार्य में, अपने कार्यों के अलावा किसी न किसी कार्य में इंगेज रहे और अपने को अवसादग्रस्त या अथवा समाज से कटा हुआ ना महसूस करे। इसके अलावा जेल में, और वैसे तो कोरोना काल में मुलाकात नहीं कराई जाती, कोरोना काल के पहले मुलाकात कराई जाती थी। इस समय में 10 पीसीओ चल रहे हैं जिससे बंदियों की फोन से बात कराई जा रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बताया है, कोरोना काल का आपने जिक्र किया। जिला साहब, बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि के कैदी होते हैं। जैसे आपने कोरोना काल में कहा कि इसमें जो है मुलाकात संभव नहीं है, संक्रमण का खतरा ज्यादा है। आपने फोन का
तो हमारा सवाल ये, क्या ऐसे कैदियों को भी फैसिलिटी मिलती है जो जिसको मैं बोलूँ जो बहुत ज्यादा चर्चित केस में रहे हों या फिर बहुत ही बड़े अपराधी या पृष्ठभूमि से हैं, क्या इनके लिए भी सुविधा है इस तरह की? अपराधी हमारे यहाँ वो अपराधी नहीं, हमारे यहाँ जो शब्द है वो विचाराधीन बंदी शब्द है। विचाराधीन बंदी होते हैं, सिद्धदोष बंदी होते हैं, सिविल बंदी होते हैं। तो बंदी शब्द हम यूज करते हैं। और अपराध की अवधारणा हमारे पास नहीं होती है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। जो भी फैसिलिटीज हैं वो सब पर होती हैं। हाँ, जरूर है कि जिसके बारे में पता लग जाता है कि यह कुख्यात है, संवेदनशील है, तो उस पर थोड़ा विशेष नजर रखी जाती है। उसके लिए संवेदनशील कक्ष, हाई सिक्योरिटी ये सब बनी हुई है। उसकी विशेष रूप से थोड़ी तलाशी ली जाती है। वो अगर बात करते हैं, मुलाकात करते हैं तो उन पर नजर रखी जाती है। क्या बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है। जय साहब, एक प्रोग्राम आपका बड़ा चल रहा है और ऐसा प्रोग्राम जो है मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने किसी फिल्म में देखा था और उस फिल्म का नाम मैं ले लूंगा। हेलो फरमाइश करके प्रोग्राम, तारीफ बहुत होती है। कभी कभी कुछ चीजें मुझे हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें लिखी हुई मिल जाती है कि ऐसा लगता है कि यार कौन सी गलती कर दी है लोग जेल विभाग में जाकर। ये हेलो फरमाइश का आप लोगों के मन में विचार क्या आया? एक सवाल तो ये हो गया, इसका विचार कैसे आया। दूसरा सवाल ये है कि इस प्रोग्राम का जो बाहर का समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके मुताबिक? एक तो जेल का सकारात्मक है, लेकिन बाहर के लोग इसको सकारात्मक पहलू से कैसे देखें, कैसे? क्योंकि कारण ये है कि जब कोई प्रेजेंट करता है, जब कोई जवाब देता है, तो वहां दो बातें आती हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक शख्स है जो सिद्धदोष है या फिर अंडर ट्रायल कैदी, उसकी बात फिर कैदियों की बात को रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है, क्या साबित करना चाह रहे हैं जेल वाले, और इससे समाज क्या सोचेगा? क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, अपराधी के कोई सींग और पूंछ नहीं लगे होते हैं, और यह कहना कि जेल में सिर्फ अपराधी आते हैं, यह भी बहुत ही बड़ी मिथ्या अवधारणा समाज में प्रचलित है कि जेल में सिर्फ अपराधी आते हैं। जेल में आरोपी आते हैं। किसी पर आरोप लग गया और जेल आ सकते हैं। और आज के डेट में ये नहीं कहा जा सकता है कि जेल कौन नहीं आएगा। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। केंद्रीय गृह मंत्री जो कल थे वो अभी जेल में थे, अभी आपने देखा। बिल्कुल थे। जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो भी कभी जेल में थे। बिल्कुल थे। बिल्कुल थे। क्या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी जेल में थे सहारा? बिल्कुल थे। आपके साथ में ही थे। बिल्कुल थे। अनेकों मंत्री जो जेल मंत्री थे वो भी जेल में थे। मैंने तो ऐसे को देखा है, वो उद्घाटन किए जेल में थे। बिल्कुल। तो क्या जेल में आने वाले सब अपराधी होते हैं? नहीं, ये मैं नहीं हूँ, समाज का सवाल है। और बड़े बड़े लोग जेल से निकलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अच्छे नोबेलिस्ट और जेल से अच्छी किताबें निकली हैं। बिल्कुल निकली। तो जेल में रहने के दौरान यदि किसी व्यक्ति की प्रतिभा में निखार आता है, किसी व्यक्ति में परिवर्तन आता है, तो उसका समाज को स्वीकार करना चाहिए। जेल की इस मिथ्या अवधारणा को भी तोड़ना चाहिए कि जेल सिर्फ अपराधियों की स्थली है जी। यह हमारा हेलो फरमाइश को दिखाए जाने का मुख्य कारण यह है कि जेल में इस मिथ्या अवधारणा को तोड़ा जाए कि जेल में सिर्फ अपराधी रहते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा जो जेल इस कार्यक्रम को चलाने का विचार जहां तक कर रहे हैं, हमारे ये जो एक विचाराधीन बंदी है जो कि दहेज हत्या के केस में जेल में बंद है जी। अजय राघव जी। उसके दिमाग में दरअसल वो काफी अच्छा बोलता था, दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर था जी। और यहाँ पर आने के बाद अवसादग्रस्त हो गया था। काफी काउंसलिंग के बाद जो है वो अपने को जो है संभाल पाया, और उसके संभालने के बाद उसके दिमाग में विचार आया कि सर, जब मैं इतना अवसादग्रस्त था और लोगों की मदद नहीं कर पाया, तो अब मैं चाहता हूं कि लोगों को जो है अवसाद में ना जाने पाए। तो अवसाद से बचाने के लिए वह व्यक्ति आरजे का रोल करता है
बहुत अच्छा आरजे का रोल करता है, गाना सुनवाता है, इंटरव्यू लेता है और उसकी प्रतिभा तो निखरी रही है और लोगों का मनोरंजन हो रहा है। समाज को दिखाने का सिर्फ यही पर्पस है कि समाज ये समझे कि जेल अपराधियों की सिर्फ जगह नहीं है, जेल आरोपियों की जगह है, जेल मौके पर गलती कर देने वालों की जगह है। एक सेकंड के लिए आपने दिमाग संतुलन खोने पर लोग यहाँ चले आते हैं और ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इनके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। बड़े अपराधी, कुख्यात अपराधी बहुत नाम मात्र होते हैं। अजय साहब, आपने एक अभी बताया कौशल विकास या फिर स्किल डेवलपमेंट जो फर्नीचर वगैरह की आप बात बताए हैं, क्या ये फर्नीचर वगैरह मार्केट में जाते हैं बिकने के लिए जिसको आम आदमी यूज कर सके, या फिर? देखिए, जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर में एलईडी का काम जो है, ये जो काम जो है ये विभिन्न संस्थाएं करती हैं। जैसे एलईडी का काम हमारा वीएस एनर्जी कर रहा है, वो झालर और लाइट, एलईडी लाइट्स और विभिन्न प्रकार के लाइट्स जेल में बनवा रहा है कैदियों से। वो कैदियों को जो है हम लोगों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, कच्चा माल, और इसके बाद पका माल ले जाता है, हमारे कैदी बनाते हैं और उनको जो है वो मजदूरी दे देता है, बाजार दर पर मजदूरी दे देता है। बेचना उनका काम, कच्चा माल सप्लाई करना उनका काम है। तो यह काम तो बाहर हो रहा है। इसी तरह से एएस एंटरप्राइजेस है, उसने जो है रेडीमेड गारमेंट्स का काम और मास्क का काम शुरू किया है। तो वो कच्चा माल सप्लाई करते हैं और बाजार में वो पके माल को बेचते हैं। हमारे पास सिर्फ जो है जो कैदी हैं, हमारा जो सिलाई कक्ष है, हमारा जो सेटअप है उसे यूज करते हैं और उसको वो मजदूरी देते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं। अचार का काम आर्ट एंड क्रिएशन संस्था कर रही है। फर्नीचर का अभी प्रशिक्षण शुरू हुआ है, फर्नीचर का अभी जो है व्यावसायिक रूप में उपयोग शुरू हुआ है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है प्रशिक्षण का कार्य फर्नीचर का शुरू हुआ है। भविष्य में जो कंपनी, अगर कोई कंपनी आती है और फर्नीचर को बनवाकर बाहर बेचने का काम करना चाहती है, हम उसका स्वागत करेंगे और ये हमारे लिए जो है गौरव की बात है। जिला साहब, एक सवाल है, बहुत ही समाज से जुड़ा हुआ और उसमें अच्छे लोगों का भी सवाल था और बुरे लोगों का भी सवाल था। बुरे में किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन जिसकी सोच थी उनका सवाल था। कुछ लोगों का कहना है जैसे कि इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कोई भी आरोपी आता है, लेकिन जो उसमें विभत्स घटनाओं को जो अंजाम देते हैं, अगर उनको बोलो सीधे शब्द में बड़े आरोपी होते हैं, उनका प्रभाव जो किसी कारणों से छोटे मोटे गुनाह में गलत तरीके से सही जो भी आया है, उन बड़े कैदियों को प्रभाव करना पड़े या वो उनके उसमें ना है, इसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि अगर आप किसी गलत इंसान के साथ हैं, गलत सोच वाले इंसान के साथ है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच आपके अंदर आएगी। इसी बात को लिए तो मैं कह रहा हूँ, अच्छी सोच को इतना बढ़ावा दे दो कि वो गलत आदमी की सोच भी बदल जाए, मतलब वाया तो वो उसमें हो जाए। वो जो बड़ी सोच वाले आप कह रहे हैं, इस जेल की हमारी खासियत यही रही है कि हमने अच्छाइयों का इतना प्रचार किया है कि बुरे लोग भी अब अच्छे बनने की सोच रहे हैं। कई ऐसे अपराधी हैं जो कि नामी गिरामी ये थे और वो अपनी कविताएं लिख रहे हैं, वो अपनी किताबें लिख रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव आ गया है। हमारे लिए ये अचीवमेंट की बात है। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता सकता हूँ, वैसे और नाम नहीं लूंगा। एक कैदी है जो कि कई जिलों का बहुत ही कुख्यात कैदी है, जिसको हाई सिक्योरिटी में 2 बार भाग चुका है, लेकिन उसने भी एक किताब लिख डाली है, 400 कविताएं लिख डाली हैं। ये हमारी उपलब्धि है कि उन लोगों को भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है और इस जेल से अब 3.5 साल होने जा रहे हैं, हम लोगों के कोई अपराध नहीं हुआ है। जेल से निकलने के बाद भी कोई अपराधी जो है इस बात को स्वीकार करते हैं कि अब हमारा अपराध से नाता नहीं रहेगा। तो हम ये हमारी जो है उपलब्धि है इसकी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो सकारात्मक पहल उसकी आप लोगों को कामयाबी मिली। हाँ, हम लोगों को काफी कामयाबी मिल रही है। एक मैंने पढ़ा था कहीं किसी किताब, मुझे पूरे नहीं पता है, भूल प्रकृति है सुधार, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कहीं। तो जो सुधार है, एक कैदी की जीवन का सुधार, एक सजा याफ्ता कैदी का सुधार, वो अपने जीवन में सुधार किस तरीके से कर सकता है? जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है भाई अपने किए हुए का पश्चाताप कीजिए, नहीं तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके?
सबसे पहली बात है कि देखना पड़ेगा कि गड़बड़ी कहाँ पर है। किसी में हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में रहता है, तो उन परिस्थितियों के कारण अथवा उस संस्कारों के कारण, उन आदतों के कारण कोई न कोई हरकत करता है जिसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है या आरोपी को बन जाता है। तो यह देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है गड़बड़ी करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस की एक पंक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। वहां से भक्ति की शुरुआत होती है, सुधार की शुरुआत होती है सत्संग से। तो अगर हम कारागार में सत्संग जैसा माहौल ये करें, अपने से तौर पर सफलता मिलती है, तो व्यक्ति के अंदरूनी भाव में परिवर्तन आना शुरू होता है। और जब तक अंदरूनी भाव में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक जो आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा वो क्षणिक होगा। लेकिन जब मूलभूत परिवर्तन आना शुरू होता है तो लंबा समय चलता है, तो वो लंबे समय तक चलता है। वो जो है मूलभूत परिवर्तन, इसका ही प्रयास रहता है। इसीलिए ऐसा एक माहौल देने का हमारे अधीक्षक महोदय, हमारे डीजी साहब ने जेल रेडियो की शुरुआत की थी, आनंद कुमार ने, जिससे कि लोगों का जो है अवसाद उससे भी हटाया जा सके, विभिन्न संदेश दिया जा सके, उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। अधीक्षक महोदय ने जेल को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। म्यूजिक, ये धुन और बाकी जो है पुस्तकालय, यूटेक से पुस्तकालय, कौशल विकास, ये सब उन्होंने करवाया। NIOS इग्नू से पढ़ाई का सेंटर खुलवाया। तो पढ़ाई मतलब क्या हाई शिक्षा, NIOS से आप जो है हाई स्कूल इंटर तक कर सकते हैं, और इग्नू से आप जो है पूरा हायर एजुकेशन MBA और सब चीज, हायर एजुकेशन तक का व्यवस्था जेल के अंदर इग्नू का सेंटर है। तो इस तरह से आपके पास सारी सुविधाएं जो समाज में उपलब्ध हैं, लगभग सारी सुविधाएं हम लोगों ने जेल में उपलब्ध करा दी है। और इससे जो है बहुत ही पॉजिटिविटी है। सर एक सवाल मतलब ऐसा कि अधिकांश पूरे जेल, मतलब किसी भी जेल का हो, ये सभी जेलों का सवाल है। अक्सर ऐसा हमें मतलब मिलता रहता है प्रेस रिलीज के जरिए, आज जेल ने छापा मारा, आज SSP ने छापा मारा, आज ये चीज मिला, वो चीज। जैसे आपत्तिजनक चीजें, मेरा इशारा सिर्फ जैसे कि कैमरे, मोबाइल में फैक्ट सीधा बोल रहा हूँ, ऐसी चीजें जेल के अंदर कैसे पहुंचती है? क्योंकि इसका पूछने का कारण ये है, नहीं ठीक है, बहुत पूछना तथ्यात्मक है। ऐसा है कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ अगर कहेंगे तो फुल प्रूफ कोई भी सिस्टम अभी तक हो नहीं पाया है। अब आप इसकी बात कर रहे हैं तो समाज में भी इतने चीजों के बावजूद भी समाज में नशा कैसे पहुंच जाता है, सवाल तो बड़ा है। समाज में आग्नेयास्त्र कैसे इलीगल आर्म्स पहुंच जाते हैं, समाज में सारी चीजें पहुंच जाती हैं, इतने बड़े बड़े आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं इतनी चीजों के बावजूद। तो मुझे लगता है कि चीजें हर जगह पर कमियां रहती हैं, फुल प्रूफ सिस्टम होता नहीं है, परफेक्ट सिस्टम होता नहीं है। प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, धीरे धीरे परफेक्शन की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन जहां तक हमारी जेल का सवाल है, अभी तक के 3.5 साल मेरा कार्यकाल हो जा रहा है, इस अब तक के छापे में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। एक सवाल है, अगर आपसे बोला जाएंगे आप दोस्ती और फर्ज दोनों में से एक को चुनिए, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर असमंजस है तो मैं आपको नहीं, मेरा असमंजस इसलिए नहीं है, असमंजस की बात नहीं है। दोस्ती भी तो एक फर्ज है ना, और अगर दोस्ती है तो वो मुझे फर्ज से कभी विरोध नहीं करे। ये तो स्पष्ट सी बात है कि दोस्ती भी एक फर्ज है, और कोई भी दोस्त मुझसे फर्ज से विमुख होने को नहीं कहेगा, वो मेरी परिस्थितियों को समझेगा। इतना दोस्त को साफ हो गया कि आप परिस्थितियों के अनुकूल रहेंगे और उसके हिसाब से आप रहेंगे। हाँ, एक कभी ये बताइए कि जैसे कोई आपका दोस्त है, उस समय की सच्चाई, उस दिन की सच्चाई जिसमें उसको फंसाया गया है या उसको दोषी कहा जा रहा है समाज के द्वारा, उस समय उस दिन आप उसके साथ थे और आपको पता है वो सही है,
और समाज से गलत कह रहा है। नहीं, उस दिन तो मैं दोस्त के साथ ही रहूंगा, बिल्कुल दोस्त के साथ रहूंगा। समाज के साथ मैं नहीं जाऊंगा। मैं जो आत्मा मेरी कहेगी मैं अपनी आत्मा के साथ जाऊंगा, चाहे लाख समाज कुछ भी कहे। मैं उस चीज को ना तो समाज के नजरिए से देखता हूँ ना किसी के नजरिए से देखता हूँ। मतलब उसमें आप जो जो सही रहेगा आप उसको मैं वही निर्णय। ये सवाल मेरा इसलिए था कि आज का जो समाज है, मैं मीडिया संस्थानों की भी बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ। आज का जो समाज है वो कहीं न कहीं ढेर शामिल है। 4 लोग खड़े होकर और एक आदमी सत्य है, वो असत्य साबित हो जाता है और मजबूरी में जो है या तो उनके साथ हो जाता है या फिर उसको। इसलिए मैं पूछ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करें? सच हमेशा अकेला खड़ा रहता है, तो हमेशा जो है दुर्योधन के पांडवों 5 ही रहेंगे और कौरवों की छौनी सेना रहेगी, 18 छौनी सेना। तो ये तो हमेशा रहेगा कि बुराइयों की सेना जो है बुरों की सेना ज्यादा रहेगी। इसमें कौन सी बात है? अच्छे लोगों की संख्या अगर ज्यादा होती तो ये समाज में इतनी पुलिस लगाने की क्या जरूरत थी? कम पुलिस वाले, कम अच्छे लोग मिलकर ज्यादा बुरे लोगों को जो है कवर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक गोली को काम नहीं कर सकते, जो आदमी एक बार हाथ धोए काम कर। इसलिए अजय साहब एक निजी सवाल है, मुझे पता है क्वेश्चन सही हो नहीं सही, पर एक दुनिया होती है, जैसे हम अपनी दुनिया की बात कर रहे थे, पहले मैं अपने से ही बोल देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है हम लोग अपने घर में विरोध का सामना करना पड़ जाता है। कभी कोई चीज घटना घटित होती है, हम लोग को 2 बजे रात में निकलना पड़ता है, 1 बजे रात में निकलना पड़ता है, किसी की शादी में गए हैं तो वहां पर भी अरे तुम क्या शुरू हो जाते हो। क्या ऐसा कोई दिन आपके घर में परिवार में आया है जब आप किसी विशेष जगह बैठे हैं, किसी कारण से आपको जेल से फोन आ गया कि यहाँ पे ऐसा हो गया है, गुटबाजी हो गई है, लड़ाई हो गया है, झगड़ा हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई और आपको वहां से भागना पड़ा और आपको फिर अपने परिवार के विरोध झेलना पड़ा? देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई हम लोगों की नौकरी के चलते, हम लोगों के दायित्वों के चलते सफर करता है तो वो है परिवार। और अगर हम कुछ कर भी पाते हैं तो उसका कारण है परिवार, क्योंकि हमारी जो जेल की नौकरी है वो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत सवाल पूछ लिया। मुझे परिवार से पूछना चाहिए था, मुझे 24 परिवार से पूछना चाहिए था। 24 घंटे की नौकरी करती है, किसी की शादी हो रही है, वो बेचारा स्टेज पे खड़ा हो और आपके साथ खड़े हो। विश्वास नहीं होगा, पिछले 1 साल में मैं 1 दिन छुट्टी जा पाया हूँ। 7 दिन बिल्कुल लगातार 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ता है और 1 दिन की छुट्टी मैं जा पाया हूँ। परिवार को घंटे 2 घंटे का भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति सर आपके निजी जीवन में क्या होता होगा? जो बच्चे हैं, जो ये सवाल होता है कि भाई पापा सिनेमा लेके जाए। बात सही है, ये थोड़ी कठिनाई है। फिर आप नहीं, आपने दोस्ती के फोन दिया, ऐसा कर देंगे। एक बच्चा है वो बोलता है घर मुझे फिल्म देखने जाना है, एक पत्नी है वो बोलते हैं मॉल जाना है। जब आप बोल रहे हो आपको 2 साल में 1 दिन की छुट्टी नहीं मिला, तो कहीं न कहीं मानवाधिकार का खनन हो रहा है ना, उन पर खनन हो रहा है। उसमें स्थिति में आप कैसे करते हैं? हाँ, लेकिन वो समझते हैं, हमारी मजबूरियों को समझते हैं। वो ये मजबूरी समझते हैं या आप थोप देते हो हमें वापस जाना है? ये बताइए पहले। नहीं, मजबूरी समझते भी हैं वो, और बात थोड़ा थोपना भी पड़ता है। दोनों चीजें मतलब आप